नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर में। आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह अध्याय 6 मानव संसाधन है। 8वीं कक्षा के बोर्ड का भूगोल का यह अंतिम अध्याय है जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज मैं आपको इस अध्याय को सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप सब ध्यान से देखें और सुनने और समझने का प्रयास करें। जहां भी जो आपको समझ में न आए वह आप मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। चलिए अध्याय शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उनका दोहन एवं उपयोग मनुष्य ही कर सकता है। पहले यह संसाधन क्या होता है? आप सब जानते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। तो धरती पर हर कुछ हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हवा, पानी, मिट्टी, खाना, लकड़ी, पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ। अब ये मनुष्य भी हमारे लिए संसाधन है। मनुष्य भी तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किसी भी देश के विकास में मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसकी जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उसी प्रकार पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उनका दोहन एवं उपयोग मनुष्य ही कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही इस पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान संसाधन है। वर्तमान समय में जनसंख्या को दायित्व से ज्यादा परिसंपत्ति के रूप में देखा जाता है। परिसंपत्ति अर्थात कि यह हमारे लिए दी गई एक संपत्ति है प्रकृति के द्वारा, जिसका उपयोग हम आगे अपनी वृद्धि और विकास में कर सकते हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सेवाओं के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस देश का मानव संसाधन जितना विकसित होगा वह देश भी उतना ही ज्यादा विकसित होगा। इस प्रकार मानव संसाधन के विकास से किसी देश के विकास का सीधा संबंध है। अब यहाँ जो जानने योग्य बात है, संसाधन भूगोल का जनक जीमरमैन के अनुसार मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है। किसके अनुसार? जीमरमैन। ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या का वितरण, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन जनसंख्या का वितरण भी विश्व में एक समान नहीं है। आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे विश्व जनसंख्या वितरण। हम जानते हैं कि हर देश में हर स्थान पर मनुष्य की एक समान संख्या नहीं पाई जाती है। इसका कई कारण है। देखिए, यहाँ एक डॉट जो है वह 1 लाख लोगों को दर्शाता है और यहाँ पर आपको कितने सारे डॉट नजर आ रहे होंगे? आ रहे हैं ना नजर? देखिए ध्यान से। अब मैं आगे दिखाता हूं आपको। विश्व की 90% जनसंख्या 3 मुख्य क्षेत्रों में केंद्रित है। पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एवं मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका। अब मैं आपको इसको मानचित्र पर दिखा देता हूं। देखिए, ये जो आप इस इलाके को देख रहे हैं ये पूर्वी इलाका है, ये पूर्वी मध्य इलाका है। ये देखिए, ये अमेरिका का इलाका है। ये जिधर लाल रंग ज्यादा नजर आ रहे हैं वो आपको जनसंख्या के वितरण को दर्शाते हैं। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जनसंख्या का वितरण किधर किधर पाया जाता है। शेष 10% जनसंख्या बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। लगभग 95% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। इसका एक प्रमुख कारण उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग का अधिक होना है। 10 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश के मध्य विश्व की जनसंख्या लगभग 50-60% जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग एशिया और यूरोप में रहते हैं। संपूर्ण विश्व के केवल 10 देशों में 60% लोग निवास करते हैं। एशिया और यूरोप घनी आबादी वाले महाद्वीप हैं। विश्व की घनी आबादी वाले 10 देशों को नीचे की तालिका में प्रदर्शित किया गया। देखिए, जिसमें सबसे ऊपर किसको रखा गया है? यह रखा गया है चीन को।
इसमें जो जनसंख्या लिखी गई है वह करोड़ में है, जैसे कि 135 करोड़ चीन की जनसंख्या है। अब यह जनसंख्या किस वर्ष के जनगणना के आधार पर है? तो यह आपको 2014 की जनगणना के आधार पर है। उस समय तक जो जनसंख्या गिनी गई थी, अभी आपको पता होगा कि कोरोना काल की वजह से 2021 में जो हमारी जनगणना है वह नहीं आने पाई। प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है और जनसंख्या का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया जाता है कि किस देश में कितनी जनसंख्या है। हमारे देश में 2011 में 120 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, जो कि लगभग अब 100 उस 2014 तक 121 करोड़ आंकी गई है। अभी वर्तमान में जनगणना शुरू है, हो रही है। तीसरे देश नंबर यूएसए नाम आता है, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, छठा पाकिस्तान, सातवां नाइजीरिया, आठवां बांग्लादेश, नौवां रूस और 10वां जापान। आपको यह क्रम याद रखना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला भौगोलिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। देखिए, भूपृष्ठ का 70% भाग कम या विरल बसा हुआ है, मतलब पूरी धरती में 70% भाग पर जो है ना कम या विरल, बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ संपूर्ण विश्व जनसंख्या का 5% से भी कम निवास करती है। मैंने पूरी दुनिया में जो जनसंख्या है ना उसका मात्र 5% या उससे भी कम निवास करता है 70% हिस्सा में। अब भौगोलिक कारण की बात करते हैं। इसके अंतर्गत भू आकृति, जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है। जैसे क नंबर में भू आकृति की बात करते हैं तो पर्वतों एवं पठारों की अपेक्षा लोग समतल मैदानों में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र कृषि कार्य, गृह निर्माण, यातायात आदि के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्र सघन बसे हुए हैं, जबकि हिमालय के क्षेत्र विरल बसाव वाले हैं। जानते हैं ना, हिमालय के क्षेत्र में ज़्यादातर भूकंप आने की संभावना रहती है। वह पहाड़ी इलाका है, वहाँ संसाधनों की भी कमी होती है, आवागमन के भी दुर्गम मार्ग होते हैं। इसलिए भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की लगभग 40% जनसंख्या गंगा के मैदान में रहती है। और ये कौन कौन से राज्य पाए गए? ये पाए जाएंगे आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का भी इलाका आ जाएगा, असम के आसपास के इलाके, पश्चिम बंगाल आ जाएंगे, उत्तराखंड के कुछ निचले हिस्से आ जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं जलवायु। अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है अमेजन बेसिन तथा सहारा मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व तो कम क्यों है। अब देखिए अभी आपने पढ़ा कि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम क्यों है, क्योंकि वह ऐसा स्थान है जहाँ पर आदमी को सुविधा उतनी अधिक नहीं मिल पाती है। जलवायु की बात कर रहे थे तो हम देखते हैं शीतोष्ण एवं उष्ण आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि गर्म एवं ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों जैसे सहारा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका का मरुस्थल है। अंटार्कटिका एवं कनाडा में विरल जनसंख्या है, जबकि पश्चिमी यूरोप में शीतोष्ण जलवायु के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। ग नंबर है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। जल, उपजाऊ मृदा एवं खनिज संसाधनों की उपलब्धता लोगों को बसने के लिए आकर्षित करती है। नदी घाटियों के क्षेत्र जहां प्रचुर मात्रा में अलवणीय मीठा जल उपलब्ध होता है वहां घनी आबादी है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। मिस्र में नील नदी घाटी, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। तो ये सब घने बसाव वाले क्षेत्र हैं। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त होती है, अतः उपजाऊ मृदा वाले प्रदेशों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ मृदा के कारण ही घनी आबादी है। वैसे क्षेत्र जहां खनिज संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लोहा अयस्क आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वहां घनी आबादी होती है। झारखंड का छोटा नागपुर का पठारी इलाका खनिज संसाधनों से समृद्ध है, अतः यहाँ की आबादी अधिक है। मध्य पूर्व के अरब देशों में पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ये क्षेत्र जलवायु प्रतिकूल भी होते हुए भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। देखिए हम जानते हैं ना झारखंड की रांची में आबादी बढ़ने का अधिक कारण क्या है? क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों की मात्रा अधिक पाई जाती है।
अब हम बात करते हैं मानवीय कारक। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक है। सामाजिक कारक में हम देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाया जाता है। जैसे कि अगर जहाँ पर इन सभी चीज़ों की मात्रा अधिक होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा रूप में मिल जाएगा, आसानी से उपलब्ध हो, जैसे कि पुणे, बैंगलोर। अब देखिए आर्थिक कारक, ऐसे प्रदेश जहां रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं वहां घनी जनसंख्या पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र ऐसे ही क्षेत्र हैं। भारत का मुंबई, अहमदाबाद, जमशेदपुर, जापान का ओसाका में आर्थिक क्रियाकलाप के विकसित होने के कारण ही अधिक जनसंख्या पाई जाती है। आगे हम देखते हैं सांस्कृतिक कारक। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते हैं। जैसे वाराणसी, इसे बनारस भी कहा जाता है, हरिद्वार, यरूशलेम। यरूशलेम किसकी राजधानी है, किस देश की? इजराइल। वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश। वेटिकन सिटी ही ऐसे ही शहर हैं। झारखंड की जनसंख्या, अब हम थोड़ा झारखंड के संबंध में जान लेते हैं कि झारखंड भू आकृतिक दृष्टि से प्रतिकूल जनसंख्या वाला भूभाग है, लेकिन खनिज पदार्थों की बहुलता के कारण खनन उद्योग का विकास पठारी क्षेत्रों में हुआ है। खनन आधारित अनेक उद्योगों की स्थापना होने से कई औद्योगिक नगरों का विकास हुआ है। इनमें रांची तथा जमशेदपुर की जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है। चास, धनबाद अन्य बड़े नगर हैं। झारखंड का मानव संसाधन जनसंख्या 2011 के अनुसार, देखिए झारखंड की कुल आबादी अगर पूछी जाएगी कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो याद रख लीजिए 3,29,88,134। बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, यह एकदम प्रमाणित आंकड़ा है। पुरुष 1,69,30,315, कुल जनसंख्या का 51.32%। और महिला 1,60,57,819, 48.67%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि, इसका मतलब है कि 2001 से 2011 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई, तो 22.34%, 3-4%, यानी कि अधिक वृद्धि हुई है। जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बढ़ रहा है। आपको पता होना चाहिए इंडिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र इलाका कौन है, तो दिल्ली। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो राज्य पूछ दिया जाए तो राज्य याद रखिए बिहार। तो अब हम बात करते हैं कि लिंगानुपात, यहाँ पर 1000 लड़के शिशु पर आपको 947 लड़कियां हैं। और साक्षरता दर 66.4%, बहुत अधिक नहीं है। पुरुष साक्षरता दर 76.48% और महिला साक्षरता दर 55.4%। महिलाओं की साक्षरता दर थोड़ी कम है। जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन एक प्रक्रिया है। जनसंख्या के वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 3 कारणों से होता है: जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। इन दोनों के बारे में अपने शिक्षक की मदद से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले सर्वे करना होगा कि सर्वे किस प्रकार किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। विश्व जनसंख्या के परिवर्तन के अध्ययन से पता चलता है कि विश्व जनसंख्या स्थिर नहीं है। अब पहले हम इस बॉक्स को समझ लेते हैं। जानने योग्य बातें, आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष जीवित बच्चों की संख्या को कहा जाता है जन्म दर। मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष मृतकों की संख्या को कहा जाता है मृत्यु दर। जीवित बच्चे यानी कि जन्म लिए हुए बच्चे, मृतक बच्चे यानी मृतक लोग यानी कि जो मरे। प्राकृतिक वृद्धि दर यानी जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर। जन्म दर जितना निकल जाएगा उसमें से मृत्यु दर को घटा देने पर या बढ़ा या घटा। प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म दर माइनस मृत्यु दर। अगर जन्म दर बढ़ते जा रहा है और मृत्यु दर घटते जा रहा है तो प्राकृतिक वृद्धि दर हो रही। हम आगे इसको पढ़ लेते हैं। पता चलता है कि विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है। 500 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या मात्र 10 करोड़ थी। 2000 वर्षों के पश्चात 1500 ईस्वी में यह 42 करोड़ हुई और इस अवधि में जनसंख्या बहुत मंद गति से बढ़ी, क्योंकि इस समय जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों अधिक थी।
स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। अगले 300 वर्षों अर्थात 1820 ईस्वी तक जनसंख्या 1 अरब हो गई। 150 वर्षों के बाद 1970 में विश्व की जनसंख्या में 3 गुना वृद्धि हुई और अब यह 3 अरब हो गई। यह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी। याद रखिए, जनसंख्या विस्फोट यानी कि अचानक बहुत तेजी से बढ़ना। इसके बाद मात्र 30 वर्षों की अवधि में जनसंख्या 6 अरब हो गई। इसका मुख्य कारण अधिक जन्म दर एवं कम मृत्यु दर थी। चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार, खाद्यान्न का भरपूर उत्पादन इसका प्रमुख कारण था। अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2025 ईस्वी में लगभग 8.5 अरब हो जाएगी। सोच सकते हैं आप कि कितना बड़ा हो जा रहा है जनसंख्या का अंतर। हम आगे देख लेते। जानने योग्य बातें हैं कि प्रवास, किसी स्थान में लोगों के आने जाने का को प्रवास कहते हैं, माने कि कोई बाहर से आया या यहाँ से कोई बाहर गया। उत्प्रवास, देश छोड़कर दूसरे देशों में जाना, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चल जा रहे हैं, उसको उत्प्रवास कहते हैं। और आप्रवास, दूसरे देशों से किसी एक देश में आना। हमारे देश में भी, हमारे राज्य में भी बाहर से लोग जा रहे हैं, उसको आप्रवास कहते हैं। जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर तथा प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के कारक है। जब किसी क्षेत्र में विशेष में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, और जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होने की स्थिति में जनसंख्या स्थिर रहती है। इस बात को समझ रहे हैं कि अगर जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होगी तो जनसंख्या बनी रहेगी, लेकिन जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाएगी, जितने मर रहे हैं उससे ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ते जाएगी। जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है तो जनसंख्या घटने लगती है। यह भी खराब स्थिति है। जब जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि होने लगे कि उपलब्ध संसाधन मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम पड़ने लगे, तो ऐसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कुछ समय पहले ऐसी स्थिति आ गई थी। अब प्रवास के कारण भी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। उत्प्रवास के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या घटती है तथा आप्रवास के कारण बढ़ती है। अल्प विकसित देशों में उत्प्रवास एवं विकसित देशों में आप्रवास की स्थिति पाई जाती है। अल्प विकसित यानी कि जहां विकास नहीं हुआ है उतना, और विकसित देश जैसे कि हम बात कर सकते हैं अमेरिका, बात कर सकते हैं जर्मनी, फ्रांस, यूरोप के देश। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, जनसंख्या की वृद्धि दर विभिन्न देशों में अलग अलग है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। कुछ विकसित देशों जैसे ब्रिटेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम या शून्य है। वहीं दूसरी ओर केन्या, नाइजीरिया और जैसे अल्प विकसित देश अफ्रीकी देशों में जनसंख्या वृद्धि दर काफी अधिक है। भारत, चीन जैसे विकासशील देशों में पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में काफी कमी देखी गई है। देखिए, भारत, चीन को विकासशील कहा गया, यानी कि यहाँ विकास की गति शुरू है। अब जनसंख्या का घनत्व, धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आप अपने घर से चारों ओर 1 किलोमीटर घूम गए और इतने दूर में जितने आदमी पाए गए, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में जितने आदमी रहते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा। समझ गए? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है दक्षिण मध्य, माने कि अगर ये बोला जाए महादेश, तो वो दक्षिण मध्य एशिया है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल क्षेत्र तथा दक्षिण अमेरिका का अमेजन वन क्षेत्र में विरले जनसंख्या घनत्व है। विश्व का जनसंख्या घनत्व 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत का जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का 414। सोच रहे हैं, झारखंड जो है औसतन भी ज़्यादा ही है। झारखंड में अधिक आदमी ही रहते हैं, अधिक व्यक्ति हैं। देखिए, ये दिखा रहा है आपको जनसंख्या घनत्व, और ये आंकड़ा है कि कहाँ पर 801 से कम है, कहाँ पर 401 से 800 के बीच में है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कुछ कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है, और कहीं कहीं ऐसा भी है जहाँ जनसंख्या बहुत कम है। अब जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन की संरचना जनसंख्या की संरचना से संबंधित है। संगठन के अंतर्गत लिंगानुपात, साक्षरता आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके अध्ययन से किसी देश की आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यवसाय, स्वास्थ्य दशाएं, आय स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का एक तरीका जनसंख्या पिरामिड है। याद रखिए,
ये सवाल पूछा जाता है कि जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का तरीका क्या कहलाएगा? जनसंख्या पिरामिड। इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड के अध्ययन से हम स्त्रियों एवं पुरुषों के विभिन्न आयु वर्गों के वितरण के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, वितरण यानी कि कहाँ कहाँ कितना। देखिए यहाँ आपको चित्र दिख रहा है ना कि आयु वर्ग वर्ष में, यानी 0 से 4 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, इस तरह करते हुए 80 वर्ष तक पहुंच जा रहा है। अब इसमें देखिए किस वर्ष के व्यक्ति सबसे कम है, ठीक है ना। अब एक देश का दिखा दिया है, नाइजीरिया का। अब हम आगे पढ़ते हैं। यदि हम जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों अधिक हो तो जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा और ऊपर की ओर संकरा होता जाता है, जैसा कि ये वाला दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों अधिक है, ज्यादा बच्चा जन्म भी ले रहा है, ज्यादा लोग मर भी रहा है। विकासशील देशों का पिरामिड इसी प्रकार होता है। उदाहरण के लिए भारत, केनिया, नाइजीरिया, जिन देशों में मृत्यु दर विशेषकर शिशु मृत्यु दर कम हो रही है तथा जन्म दर नियंत्रित है, ऐसे देशों को जनसंख्या पिरामिड मध्य भाग में चौड़ा होता है। भारत का जनसंख्या पिरामिड ऐसा ही है। इस प्रकार के पिरामिड का अर्थ है कि जनसंख्या में युवा एवं मध्यम वर्ग का आयु वर्ग का प्रतिशत अधिक है। कम जन्म दर एवं कम मृत्यु दर वाले देशों का पिरामिड आधार का संकरा होता है। इस प्रकार का पिरामिड दर्शाता है कि कम मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्धावस्था तक जीवित रहते हैं। अब यहाँ जानने योग्य बात है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 1000 व्यक्तियों पर जितने लड़कों पर जितनी लड़कियां होंगी उसे हम लिंगानुपात कहेंगे। भारत का लिंगानुपात 943 और झारखंड का 947 है। यानी कि झारखंड में भारत की औसतन तुलना में अधिक लड़कियां पाई जाएंगी, अधिक महिलाएं रहेंगी। देखिए जापान का इस प्रकार पिरामिड है। अब आपको किसी देश की जनसंख्या एक मूल्यवान संसाधन है। यदि उस देश के लोग शिक्षित, प्रशिक्षित, स्वस्थ, उत्साही और आशावादी हों तो जनसंख्या बोझ नहीं बल्कि संसाधन बन जाती है। जापान और बांग्लादेश दोनों सघन आबादी वाले देश हैं, लेकिन जापान एक उच्च विकसित देश है जबकि बांग्लादेश विकासशील। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में तकनीक की कमी है, बांग्लादेश में शिक्षा की कमी है, बांग्लादेश में भ्रष्टाचार अधिक है। और जापान देखिए, जापान इन सबसे आगे बढ़कर है। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत युवा वर्ग है। इसीलिए तो पूरी दुनिया हमसे दोस्ती करके रखे हुए है, क्योंकि हमारे पास युवाओं की ताकत है। हमारे देश में 18 से 35 वर्ष के सबसे अधिक जनसंख्या है। तो हमारी जनसंख्या जिन्हें योग्य एवं कुशल बनाने के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। भारत की जनसंख्या हम बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, याद रखिएगा। अब यहाँ है, भारत ने प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना किया जाता है। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई। उस समय कौन लॉर्ड गवर्नर थे? लॉर्ड मेयो, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो। अब यहाँ है जानने योग्य बातें। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। परंतु नियमित 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74% है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसके अनुसार, तो 74% भारत का है और झारखंड का 66, तो थोड़ा तो कम है। तो पढ़िए और बढ़िए, खुद भी बढ़िए, अपने राज्य, अपने समाज, अपने देश को भी बढ़ाइए। चलिए, इस पाठ के प्रमुख शब्द कुछ ये हैं: संसाधन घनत्व, सांस्कृतिक, जन्म दर और लिंगानुपात, प्राकृतिक वृद्धि दर, जनसंख्या, आर्थिक विस्फोट, मृत्यु दर, साक्षरता दर। चलिए, इसी तरह मैं अगले अध्याय को भी लेकर बहुत जल्दी उपस्थित होता हूँ। तब तक आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करें।